अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 26 स्टार्ट हो गया जी हमारा। कोई 15 को मिनट लेट क्लास शुरू हुई है, लेकिन उस 15 मिनट में मैंने फॉर्मेट बनाया है आपके इस टेस्ट 4 के नोट वाले सवाल का। तो खैर वो टाइम तो हमारा बच गया। सवाल था, एमसीक्यूज भी नहीं मैंने दिए, बस मैंने कहा एक ही काफी है। सवाल था, प्रिपेयर नोट ऑफ पीपीई अलॉन्ग विद टू बी प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ओएल फॉर द ईयर 31 दिसंबर 17, यानी 17 और 16 का हमने नोट बनाना है। ठीक है जी, तो नोट बनाना है। आपके पास नजर आ रहा था, आपने सवाल पढ़ा हुआ है प्लांट और बिल्डिंग्स, और इसी प्लांट में कुछ चेंजेस थी, इसी बिल्डिंग्स में कुछ चेंजेस थी। ठीक है, तो नोट का फॉर्मेट ये आपके सामने बन चुका है। ठीक है, कि प्लांट और बिल्डिंग्स जो हैं, प्लांट्स और बिल्डिंग्स जो हैं, इनके 2 साल हमने बना लिए, ऐसे ही कंपैरेटिव में बनाया करते थे। ठीक है, बाकी वही रूटीन वाला आपका जो है वो फॉर्मेट है, कोई नई चीज इसके अंदर नहीं है। ठीक है, अब जरा सवाल को एक नजर क्विकली पढ़ लेते हैं। सवाल आसान था, मुश्किल नहीं था। मुश्किल इसमें सिर्फ एक बात थी छोटी सी, कि एसेट रीवैल्यू हो रहा था ईयर एंड पर। थोड़ा मसला आपको पता नहीं क्यों आ जाता है। दूसरी बात, रीवैल्यू होने से पहले एसेट में से कुछ बिल्डिंग जो है, वो बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, कुछ डिस्पोजल भी था, और उस डिस्पोजल से पहले भी बिल्डिंग जो है वो रीवैल्यू हो चुकी हुई थी। तो बड़े मजे का सवाल था। बाकी प्लांट का जो ये वाला मामला है ना, यहां से ऑनवर्ड्स, यहां से लेकर यहां तक, ये सारा मैंने चेंज कर दिया था। आई कैप का क्वेश्चन बैंक का सवाल था असल में तो ये। ठीक है, लेकिन यहां से जो येलो मैंने किया है, ये सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया था, चेंज कर दिया था मैंने बेसिकली, यहां से लेकर ये सारा। तो इसलिए कोई बच्चे अगर क्वेश्चन बैंक को पहचान के नकल करने की कोशिश करते या इस तरह से, तो वो इधर से मारे जाते। ठीक है, खैर एनीवेज, बच्चों को क्या पता क्या चीज कहां से ली गई होती है। लेकिन इस सवाल में ओरिजिनली मैंने प्लान किया था कि मैं वो एंशिएंट वाटर की तरह से कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट डालूं। फिर मैंने कहा यार वो बहुत ताज़ा किया हुआ है, वो तो बच्चों को आता ही होगा, तो फिर मैं थोड़ा सा पीछे चला गया इसलिए। ठीक है, तो बहरहाल एक अच्छा सवाल था, और इसको पढ़ के जरा क्विकली देख लेते हैं। फॉलोइंग, अच्छा 16-17 का नोट चाहिए। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू पीपीई ऑफ मेगा लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी। ये बड़ा मशहूर ज़माना सवाल है, ऑर्चर्ड के नाम से, ऑर्चर्ड लिमिटेड सी कम्युनिटी के अंदर बड़ा मशहूर बदनामे ज़माना सवाल है। इसको हमने थोड़ा सा और बदनाम करने की कोशिश की। खैर चलें, छोड़ें। तो इसमें प्लांट और बिल्डिंग है, डेट ऑफ परचेज गिवन है। हमें चाहिए ओपनिंग 1 जनवरी 16 पर, 16-17 का नोट बनाना है, 16 को ओपनिंग पहले निकाल लेंगे, लेकिन उसने ओपनिंग हमें नहीं दिया, बल्कि डेट ऑफ परचेज दे दी। इसका मतलब ओपनिंग तक भी वर्किंग हमें खुद करके लानी पड़ेगी। प्लांट और बिल्डिंग्स 1 जनवरी 15 को खरीदे थे, इनकी कॉस्ट आ रही है, ओरिजिनल यूजफुल लाइफ आ रही है, जेप्शन मेथड आ रहा है, और सब्सिक्वेंटली कॉस्ट मॉडल पे प्लांट्स और बिल्डिंग्स रिवैल्यूएशन मॉडल ड्यूरिंग 17। अब ये अपने आखिरी साल की बात कर रहे हैं। ओएल हैज डिसाइडेड टू चेंज जेप्शन मेथड फॉर प्लांट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग। तो ऐसा मसला नहीं। और ओरिजिनल सवाल के अंदर इससे आगे लिखा हुआ था, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ प्लांट इज इतने, यानी इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना था उसको। लेकिन चूंकि इंपेयरमेंट आप लोगों ने अभी कल ही पढ़ी, तो इस वजह से मैंने ये कल टेस्ट में देना मुनासिब नहीं समझा, तो मैंने वो इंपेयरमेंट वाली चीज निकाली। फिर मैंने कहा सुना लग रहा है सवाल, फिर मैंने ये वहां पे फिट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से तो चलता ही है। खैर चलें, अब ये तो हो गया एक पुराने प्लांट्स जो हैं, अब वो स्ट्रेट लाइन की बजाय कहां पे आ गए, स्ट्रेट लाइन की बजाय रिड्यूसिंग बैलेंस। तो कोई मसला नहीं है। 31 दिसंबर 16 की शाम को जो बुक वैल्यू है वो 1 जनवरी 17 की सुबह है। सही है, तो ड्यूरिंग 17 का मतलब हम तो इसको अप्लाई करेंगे 1 जनवरी 17 से, यानी 17 के साल की डेप्रिसिएशन नए एस्टीमेट के हिसाब से होगी। ठीक है, किसके पास टेस्ट नहीं है? सबके पास है ना टेस्ट, हाइब्रिड में भी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का, ये सवाल बड़ा है हमें। अच्छा, उसके बाद बस वो जो बुक वैल्यू पड़ी होगी उसी को यूज करके 10% डिफिट कर देंगे। ये बात तो आसान है। ठीक है, साथ ही उन्होंने क्या कहा, OL also acquired a new plant related cost of acquisition and installation of new plant are as follows. 25% cost of plant paid in advance 4 million। अब ये भी एक कॉन्सेप्ट है तो इंट्रो का ही, कि यहाँ पर उन्होंने पूरी परचेज प्राइस नहीं दी, बल्कि उसका 25% दिया हुआ था। भाई हमने कॉस्ट के अंदर तो पूरी अमाउंट लिखनी होती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ। आपने एक एसेट खरीदा, ठीक है, आपने उस एसेट को डेबिट किया, 100 रुपए का एसेट था, आपने 1 रुपया भी पे नहीं किया, तो आप क्या एंट्री करोगे? एसेट तो पूरे 100 से डेबिट होना। दूसरी एग्जाम्पल, आपने एक और एसेट खरीदा 100 रुपए का, आपने उसमें से 25 रुपए पे कर दिए, बाकी 75 पेएबल, क्योंकि आपने एसेट जब रिसीव करना है तो उसको पूरी अमाउंट से डेबिट करना है। ये बात समझ आ रही? हाँ, एक और सिचुएशन होती है, अभी एसेट आया नहीं है और आपने एडवांस पे किया है, तो उसकी सिचुएशन डिफरेंट होती है। वो तो फिर एडवांस फॉर एसेट, एडवांस डेबिट होता है और कैश क्रेडिट होता है। ठीक है जी, और जब वो एसेट आ जाता है तो फिर ये एडवांस क्रेडिट करके एसेट डेबिट करता है, लेकिन ऐसा केस ये नहीं था। ठीक है ना। अब मकसद कहने का ये है, इन्होंने यहाँ पर सिर्फ 25% अमाउंट दी है कि जो प्लांट की कॉस्ट थी 25% उसका एडवांस में पे किया गया। ठीक है, अब 25% एडवांस में पे किया गया और प्लांट 1 अगस्त को काम भी शुरू कर दिया प्लांट ने, तो इसका मतलब प्लांट जब भी आया 1 अगस्त को तो रेडी टू यूज भी हो गया ना। तो इसका मतलब 1 अगस्त पे आपको प्लांट में कॉस्ट जो डालनी है वो 4 मिलियन तो नहीं होगी। ठीक है, तो उसको आपने 100 पे लेके जाना था। ठीक है, तो ये 4 जो है, ये 4 25 है, इसको आपने 100 पे लेकर जाना था। ठीक है, ताकि कितना बनता है, ताकि आप जब प्लांट को डेबिट करें तो 16 मिलियन से करें। प्लांट डेबिट, फिर कैश या एडवांस आपने पहले दिया हुआ था तो एडवांस क्रेडिट करेंगे 4 से, और बाकी 12 पेएबल। और 12 पेएबल भी वो कह रहा है 31 अगस्त पे जाकर पे भी हो गया, यानी हमारे साल में ही पे भी हो गया। खैर हम तो बैलेंस शीट नहीं बना रहे थे, अगर ये पेएबल भी रहता तो हमारे पीपीई के नोट पे इसका कोई असर नहीं पड़ना। बस समझ आ रही है? बैलेंस शीट होती तो हाँ पेएबल फॉर पीपीई या पेएबल फॉर प्लांट आ जाता, लेकिन वो भी जो है वो नहीं रहा, बल्कि 31 अगस्त को पे भी हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें 1 अगस्त से पहले शायद आया हो प्लांट, 1 अगस्त को तो रेडी टू यूज भी हो गया,
31 अगस्त का हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बस 1 अगस्त के ऊपर आपने प्लांट को कैपिटलाइज करना था, ठीक है। तो ये छोटी सी वर्किंग होगी, प्लांट आ जाएगा। उससे आगे चलते हैं। बिल्डिंग के बारे में कहता है, बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट है डिटरमिन्ड बाय नजीब कंसल्टेंट्स एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ऑन 31 दिसंबर 15, यानी पहले साल के एंड पर भी ये रीवैल्यू हुआ था, फिर दूसरे साल 16 में नहीं हुआ, फिर 17 के एंड में भी हुआ। 15 में 700 मिलियन और 17 में 463 मिलियन पे गया ऑन 30 जून 17। अब बिल्डिंग हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 66 वाज सोल्ड। अब ये जो लिखा हुआ है ना, टू बहादुर लिमिटेड, ये भी FAR 2 में आपके काम आएगा। मैंने आपको कहा था FAR 2 के अंदर एक डिटेल ऑफ डिस्पोजल का डिस्क्लोजर बनता है, जो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो कंपनीज एक्ट कहता है कि जिसको आपने एक खास थ्रेशोल्ड है कि इतनी अमाउंट से ऊपर का एसेट हो, वो वहीं पे जाके पढ़ेंगे लॉ में जो लिखा हुआ है। लेकिन वो फिर कंपनी जगह कहता है कि वो इस अमाउंट से ज्यादा की सेल किसी को करें ना, अगर आप एसेट बेचें तो फिर उसके बारे में कुछ बातें बताएं। क्या क्या बताएं जी? उसकी कॉस्ट बताएं, उसकी बुक वैल्यू बताएं, उससे सेल प्रोसीड्स कितनी आई वो बताएं, गेन लॉस बताएं, जिसको बेचा उसका नाम बताएं, उसका अपने साथ ताल्लुक बताएं, मोड ऑफ सेल बताएं। 5-6-7 चीजें हैं जो बतानी होती है, लेकिन ये यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, पर क्योंकि ओरिजिनल सवाल में ऐसे ही पढ़ा तो यही ऐसे ही मैंने रखा हुआ, ठीक है। तो किसको बेचा, हमें से क्या, ठीक है। और अगली बात, फॉर 85 मिलियन भी मेरे पीपीई के नोट के लिए, तो इसकी भी मुझे जरूरत नहीं। मुझे क्या चाहिए होता है, पीपी का नोट बना रहा हूं ना, पीएनएल बना रहा होता, बैलेंस शीट बना रहा होता, पीएनएल बना रहा होता, तो मुझे गेन लॉस चाहिए था। फिर ये मैं 85 के कैश को लिखकर अभी मुझे गेन लॉस निकालता। अभी मुझे पीपी के नोट के लिए क्या चाहिए, एसेट की कॉस्ट, या अगर रीवैल्यू हो चुका है तो रीवैल्यूड अमाउंट जो एसेट अकाउंट से निकालनी है, और फिर उस एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर कॉस्ट पे पड़ा है तो डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक, और अगर रीवैल्यूड अमाउंट पर पड़ा है तो लास्ट रिवैल्यूएशन डेट से डेट ऑफ सेल तक। इतनी सारी बात, ठीक है। अब आगे उसने कहानी बताई, इट वाज लास्ट रीवैल्यूड एट, ये इस 700 में 87 पड़ा। हमने जो सवाल किए थे उनके अंदर वो यूं कहा करता था 10 बिल्डिंग्स इन सेम विसिनिटी, 5 बिल्डिंग्स इन सेम विसिनिटी। हम कहते थे उसमें से अगर 2-3 बिक गई हैं तो 10 की कॉस्ट अगर ये है तो डिवाइड बाय 10 कर दो, तो एक की आ गई इतनी, और इस तरह से करते थे। लेकिन मैं साथ ही आपको कहता था कि सवाल के अंदर अगर वो खुद से बता दे कॉस्ट इतनी है जाने वाली बिल्डिंग की, अमाउंट इतनी है, तो फिर तो वही यूज करेंगे। वहां पे तो असम्पशन लेनी पड़ती थी कि सब बिल्डिंग्स एक जैसी हैं, एक जगह पर एक जैसी हैं। जब यहाँ पर ऐसी कोई असम्पशन भी नहीं उन्होंने दी हुई थी और अलग बता दिया, बिल्डिंग कई बिल्डिंग्स हैं हमारे पास, किसी एक बिल्डिंग की कॉस्ट डिफरेंट हो सकती है दूसरी से, रीवैल्यूड अमाउंट डिफरेंट हो सकती है दूसरी से। बात समझ आ रही है ना। OL incurred a cost of 2 million on disposal, इसका भी हमने कुछ नहीं करना था। उसकी वजह क्या है, ये जो मैंने स्काई ब्लू किया है, असल में अगर पीपी के नोट की बात करें तो मुझे इतनी बात की कोई जरूरत ही नहीं थी। वॉज सोल्ड से आगे टू किसे बेचा, हमारी बला से, कितने का बेचा, हमारी बला से, हमें क्या, सही है। उसके बाद हाँ ये पता होना चाहिए मुझे, और उसके बाद ये भी मैं इग्नोर कर सकता हूं इस सवाल में। लेकिन पूरी जर्नल एंट्री करें तो क्या सिखाया हुआ है, डिस्पोजल कॉस्ट का क्या ट्रीटमेंट सिखाया हुआ है जी, कि आप सेल प्रोसीड में से डिस्पोजल की कॉस्ट को माइनस कर दें, नेट सेल प्रोसीड्स एंट्री में लिखेंगे, गेन लॉस खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन वो भी हमें इस सवाल की हद तक जरूरत नहीं थी। OL ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग ऑन एन एनुअल बेसिस। लो जी, इतना आसान सवाल है, पता नहीं आपको क्या हुआ। अच्छा, अब पहले क्या कर लें, प्लांट कर लें, पहले प्लांट कर लेते हैं। हमेशा ऐसा किया करो, सवाल के अंदर जो चीज आसान लगे वो पहले कर लिया करें, ठीक है। तो पहली बात, हमें 1 जनवरी 16 पर ओपनिंग बैलेंस चाहिए। ये एडिशन कब हो रहा है, ये तो 17 में जाके हो रहा है, एडिशन तो 17 में हो रहा है, ये 16 का एडिशन नहीं है। तो 17 के अंदर पहुंचेंगे तो देखेंगे, फिलहाल तो 16 के स्टार्ट में खड़े हैं। तो 16 के स्टार्ट में मुझे 1 जनवरी 16 पे मुझे प्लांट का ओपनिंग चाहिए, बोलो। तो 1 जनवरी 16 पे खड़े होकर निकालने की बजाय, हालांकि यहाँ रिवैल्यूएशन नहीं है, खतरा कोई नहीं, 1 जनवरी 16 पे खड़े हो सकते हैं, लेकिन एक बार एक आदत बना ली, पक्का उसी पे रहना, हर एसेट के साथ थोड़ी बदलते हैं, तो एक ही रूल बना लिया, उसी के ऊपर चलते हैं, ठीक है ना। तो 1 जनवरी 16 की बजाय हम आ जाएंगे 31 दिसंबर 15 पे। तो हम 31 दिसंबर 15 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो वो भी कोई नहीं है, मुझे तो 1 जनवरी 15 से डेटा गिवन है जहां से मैं लेकर एसेट को चल सकता हूँ। तो शुरू करें काम। तो वर्किंग्स में, अच्छा यहाँ सब नोट्स भी बनने हैं, ऐसा कर लें, ऐसा टोटल का कॉलम नहीं लिखा हुआ, नहीं मैंने नहीं लिखा हुआ नॉट रिक्वायर्ड, ओहो। अच्छा फिलहाल मैं लिख रहा हूँ नॉट रिक्वायर्ड, बाकी फिर मैं देख लेता हूँ, मेरे ख्याल में मैंने सोल्यूशन में लिखा, उसके मार्क्स भी होंगे। नहीं लिखा होगा तो कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं बनाया होता। टोटल कॉलम इज नॉट, में जगह नहीं है, टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड, ये मुझे लिख देना चाहिए था। कंपैरेटिव जब आईकैप ने दिए हैं 2 साल, और उसमें अगर आपके पास मल्टीपल एसेट्स हो तो आईकैप ये लिख देता है, क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा जगह नहीं होती ना, तो टोटल कॉलम रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, मुझे लिख देना चाहिए था। अच्छा खैर जी, टोटल का कॉलम तो पहले बताना था ना, अब तो बन भी नहीं सकता था। यहाँ पे मैं सब नोट्स बनाने की कोशिश करूंगा। अब प्लांट वाली वर्किंग यहाँ कर लेते हैं। फिर वर्किंग्स में नंबर 1 डेट डिस्क्रिप्शन। अब चूंकि ये हमारा कॉस्ट मॉडल है तो काम चल जाएगा। प्लांट जी, वैसे स्टार्ट करना चाहें तो वैसे कर लें। 1 जनवरी 16 की बजाय हम कहां खड़े हैं, 31 दिसंबर 15 पे। क्या ये प्लांट रीवैल्यूएशन मॉडल पे या कॉस्ट मॉडल पे? अगर ये कॉस्ट मॉडल पे है तो फिर एसेट अकाउंट में इसकी कॉस्ट पड़ी होगी ओरिजिनल, और वो कॉस्ट कितनी है, 475। तो अगर 31 दिसंबर 15 में क्लोजिंग 475 है तो 1 जनवरी 16 का ओपनिंग भी यही 475 है, ठीक है, सही है। अब अगर ये एसेट कॉस्ट मॉडल पे है तो अच्छा वैसे ही ना कर लें, मुझे डेप्रिसिएशन निकाला करते थे, ये इसकी बजाय आपकी पुरानी एसेट आ गया ना, सिंपल रखते हैं, बहुत सिंपल रखते हैं। वर्किंग 1 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला करते थे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। लेकिन पहले मुझे क्या चाहिए, ओपनिंग एक्यूमुलेशन, ओपनिंग भी चाहिए, सॉरी वो भी कर लेते हैं, कोई नहीं। अच्छा अब
31 दिसंबर 15 पे खड़े हैं, अगर एसेट कॉस्ट मॉडल पे है तो डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 15 तक की डेप्शन पड़ी होगी, तो एक ही साल है, एक ही साल है। तो 15 के साल में इस 475 को स्ट्रेट लाइन मेथड से 25 साल पे डेप्शन किया होना है, तो कोई मसला तो कर लेते हैं जी। डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में निकाल रहा हूँ, वो है ही एक साल की, क्या करें जी। अक्यूमुलेशन निकालेंगे 475 डिवाइडेड बाय 25, कितने साल की डेप्शन चाहिए? एक ही साल की चाहिए, 19। तो ये 19 जनाब 31 दिसंबर 2015 का क्लोजिंग है, जो कि 1 जनवरी 16 का ओपनिंग बन जाएगा। ब्लू मार्कर देना, मैं वर्किंग रेफर कर दूं। किसी को ये समझ ना आया हो तो बता दें, पूछ लें, आराम से चलें, कोई जल्दी नहीं है। नंबर 1 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने निकाली है, ये किस दिन की निकाली है? एज ऑन 31 दिसंबर 15, जिसको 1 जनवरी 16 भी आप कह सकते हैं, ठीक है जी, सही है। लिख देता हूँ मैं, बाद में फिर पता नहीं लग रहा था। डिवाइडेड बाय 25 जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, चलें आगे। अच्छा, अब हमारा साल आता है 31 दिसंबर 16 वाला, तो क्या कोई इस साल में एडिशन है? कोई डिस्पोजल, कोई ट्रांसफर? ये तो मॉडल ही नहीं है, सरप्लस कुछ भी नहीं है, तो ये 475 अभी भी 475 ही है, ठीक है जी। उसके बाद इस साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी, ठीक है। इस साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लेते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16। अब मुझे बताओ, ओपनिंग पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे ना, तो 16 के अंदर कौन सा मेथड? 16 में भी स्ट्रेट लाइन है, 17 में उन्होंने चेंज किया, तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो फिर ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, तो ऑन ओपनिंग। अब कॉस्ट ऑफ ऑल 475 है, डिस्पोजल इस साल में है नहीं, उसी 475 को डिवाइड कर देंगे फिर 25 के साथ, तो 475 डिवाइड बाय 25। ये आपको समझाने के लिए तफसील ले रहा हूँ, वरना आप छोटी छोटी वर्किंग वहीं पे रेफर करते चले गए होंगे फुटनोट डाल के, मुझे पता है बड़े तेज हैं आप लोग जी। कितना? ये फिर 19 आ गया, तो 19 रुपए की डेप्रिसिएशन हमारी इस साल की भी आ गई। ये वर्किंग नंबर 2 से आ गई। आप उसी वर्किंग 1 को कंटिन्यू कर सकते थे, ये किसी भी तरह से वर्किंग का फॉर्मेट आप बना सकते थे। आप वो जैसे मैं पहले कर रहा था ऑन वो डेट डिस्क्रिप्शन, उससे भी चल सकते थे, आप वहां से भी वर्किंग कर सकते थे, कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है। उसके बाद डिस्पोजल कोई नहीं है, रिवैल्यूएशन मॉडल ही नहीं है, तो ये कितना बन गया? 38। तो 475 में से 38 माइनस कर दें, 437। ये जनाब कॉस्ट मॉडल है, पूरा लिखना कॉस्ट मॉडल, और स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड पूरा लिखना, और 25 साल आपने लाइफ यूज की, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करेंगे जी? क्लोजिंग को ओपनिंग बनाएंगे। ये मैंने कहा था नोट में जान नहीं छोड़नी, ये चलता रहेगा आपके साथ साथ। 38, लेकिन मुश्किल नहीं है। एक आधा पॉइंट अगर समझ नहीं भी आएगा तो 18 नंबर में से क्या आपके 17.5 नहीं आएंगे? वो एक आधा पॉइंट है, 1.5 नंबर 2 नंबर निकल गए, कोई बात नहीं, ठीक है। चले आगे। ये टेस्ट तुम अभी अपलोड करना है तुमने? हाँ कर दिया हुआ, फिर ठीक है। मैं कहीं अपलोड करना है तो अभी दुरुस्तगी करके अपलोड करोगे, कोई नहीं, अपलोड हो नहीं सकते अब। अच्छा जी, तो कहीं आज का दिन है तो नहीं इनके पास? 12 बजे तक है, तो फिर आपकी मर्जी है, आपने सीए आईकैप के लिए तैयारी करनी है तो बेशक सही करके कर दी, हो गया ना खत्म, बस फिर ठीक है। नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ये अभी भी टाइम होता भी तो आप लोगों की तैयारी आईकैप के लिए, यहाँ से आप मुझे दिखाने के लिए, अपने अम्मा पापा को दिखाने के लिए अगर पूरे नंबर ले भी ले, देखो नहीं कुछ ऐसे में अभी आ रहा है ना हफ्ते बाद, बल्कि हफ्ता भी नहीं रहेगा रिजल्ट, तो दूध का दूध पानी का पानी उस वक्त हो ही जाता है। इसलिए आप लोग आईकैप की तैयारी किया करें, ठीक है। आपके सामने कोई सोल्यूशन भी रखते तो आपके मेरी साइड पे करो, मैं इसके लिए तैयार नहीं हो रहा, मैं जिस दिन के लिए तैयार हो रहा हूँ उस दिन मेरे साथ ये सोल्यूशन कोई नहीं होना, ठीक है ना। अपनी तैयारी आईकैप के लिए रखनी है आप। अच्छा जी, अब जी क्या करें? एडिशन है, बिल्कुल एडिशन भी है, आज एडिशन है बच्चों, एडिशन है। ये ऊपर रुपीज मिलियन नहीं लिखा मैंने, माजरत को लिख लीजिएगा। अच्छा जी, अब एडिशन है तो उसके लिए छोटी सी वर्किंग करते हैं, कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट निकाल लेते हैं। छोटी सी वर्किंग है। अच्छा ये मैं आपके लिए अंग्रेजी लिख रहा हूँ, आप वर्किंग 3 लिख के बस जो चीज प्लस माइनस करनी हो करके आंसर एक लाइन में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। प्लस माइनस ब्रैकेट में करें, बस कहानी खत्म। तो मैं आपके लिए लिख रहा होता हूँ इतनी चीजें। अच्छा जी, अब 17 में मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो गया, माना कोई मसला नहीं, लेकिन उस 17 के एंड के ऊपर फिर डेप्रिसिएट करते हुए देखेंगे ना, नए प्लांट को भी अब मेथड चेंज हो गया, 10% रिड्यूसिंग बैलेंस पे करेंगे, और पुराने प्लांट्स को भी। लेकिन फिलहाल तो ड्यूरिंग द ईयर अभी डेप्रिसिएशन की बारी नहीं आई, अभी तो नया एसेट है वो रिकॉर्ड करना है। तो ओएल आल्सो एक्वायर्ड अ न्यू प्लांट, रिलेटेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट आर एज फॉलोज। कॉस्ट ऑफ प्लांट का 25% ये है जो पेड हुआ, हमें पूरी कॉस्ट चाहिए, तो इसको इस तरह से 16 पे लेके जाना है। ट्रांसपोर्टेशन एंड इंपोर्ट चार्जेस ऐड होंगे, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड होगी। लेकिन एक फनकारी आगे भी पड़ी थी, वो क्या? कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन एंड इंपोर्ट चार्जेस, ये इनकी बात कर रहे हैं इस पॉइंट की। 1.25 के बारे में क्या कहा जा रहा है? ट्रांसपोर्टेशन एंड इंपोर्ट चार्जेस ऑफ प्लांट इंक्लूड एनुअल फायर इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ऑफ इतने एंड इतने मिलियन रिस्पेक्टिवली। क्या मसला है इसमें? ठीक तो है? नहीं, एनुअल फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, लटरम इंश्योरेंस, पटरम इंश्योरेंस कभी भी एसिडी कॉस्ट में ऐड नहीं होती। एसिडी कॉस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इंश्योरेंस, ट्रांजिट वाली इंश्योरेंस ऐड हो सकती है, ठीक है। अब अगर तो अलग पड़े होते तो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट को ऐड करते, आज तुम नींद पूरी करके नहीं आएगा। 76वीं तुमने जमाई ले लिया अभी तक।
आगे वाले को अल्लाह ने बचाया 2-3 बार, इतना बड़ा मुंह बोला। अच्छा, अगर तो ये अलग पड़े होते तो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट को ऐड कर देते और ये फायर इंश्योरेंस को इग्नोर कर देते, ठीक है। लेकिन मसला क्या है, अलग नहीं पड़े। वो कह रहा है ये इंक्लूडेड है, ये दोनों इंक्लूडेड हैं किसमें, 1.25। तो 60,000 इंश्योरेंस इन ट्रांजिट इंक्लूडेड है तो ठीक है, कोई मसला नहीं, उसको पड़ा रहने दें, वो होना चाहिए एसिडी कॉस्ट में। लेकिन 3,50,000 जो है ये नहीं होना चाहिए, तो चूंकि इंक्लूडेड है तो उसको निकाल देंगे, ठीक है। अब ये इतनी सी बात है, ठीक है। कॉस्ट मैंने फुल कॉस्ट लेनी है, तो मैं ये देखो क्या कह रहा हूँ, 4 मिलियन 25% है, ये समझ आती है। इसको 100 कर लो, ये कितना आ गया, 16 मिलियन। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड वगैरह लिख लेना। अब इधर देखो 1.25 मिलियन है, बोलो इसमें 60 भी है, इसमें 3 लाख कितना से 350 60,000 भी है और 3,50,000 भी है। इस 1.25 में जो मैं एसिड कॉस्ट में ऐड कर रहा हूं, किस पर हमें एतराज नहीं है, तो 60 पड़ा रहे, और किस पर एतराज है, 3.5 लाख को क्या करें, निकाल दें, ठीक है, इसमें से निकाल दें माइनस 0.35। वो लाख में गिवन है ना, तो मिलियन में ये बन जाएगा, जी बताओ 0.90, ठीक है, समझ आई। और नेक्स्ट क्या है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट। हाँ, इंस्टॉलेशन कॉस्ट एसिड कॉस्ट में ऐड ही होती है, ठीक है। और आगे तुमने बताया किस दिन से ये इस्तेमाल होना शुरू हुआ, तो इंस्टॉलेशन को आप पार्ट बनाए, इंस्टॉलेशन जी 0.4, ठीक है। अब टोटल हो गया, बताएंगे 17.3 ले जी, ये एडिशन आ गया आपको 17.3 मिलियन, तो ये 17.3 मिलियन और ये वर्किंग नंबर 3 बनी है, एग्जामिनर यहां से जाके देख सकते। अब अगर मिसाल के तौर पे इसके मैंने पता नहीं नंबर रखे नहीं है, क्योंकि सवाल चेंज किया तो मार्किंग कभी होगी, सोल्यूशन बन रहा है, सोल्यूशन तो भी बन रहा है, इसका सोल्यूशन अभी एग्जिस्ट नहीं करता था, ये अभी आ रहा है। इससे पिछली क्लास वरना तो मैं पिछला लेक्चर दे देता, ये सवाल बदलने की वजह से मुझे पूरा सवाल दोबारा करवाना पड़ रहा है ना, वरना किसी बुरे वक्त के लिए मैं वो लेक्चर संभाल के रख सकता था, बट कोई बात नहीं, खैर है जी। तो सवाल बदल गया, मैं नंबर इस पे लगाऊंगा, लेकिन मिसाल के तौर पे मैं इसके रखूंगा तो मैं 2 नंबर रखूंगा, 0.5 माइनस करने का 0.5, जो नहीं करेगा उसका 0.5 कट जाएगा, ठीक है, और ये 0.5। अब मिसाल के तौर पे किसी ने ये नहीं किया जी, जितने भी होंगे, मिसाल आधा नंबर हर एक फिगर का, अगर तो यहाँ पर 1.5 मार्क्स मिल गए, आधा कट गया। अब वो गलत फिगर उठ के यहाँ पे गई, अगर यहाँ पे 0.25 एक फिगर का यहाँ पहुंचाने का है तो वो फिर भी मिलेगा, फिर ये गलत फिगर आगे डेप्रिसिएशन से गुजरेगी, वहां पे भी नंबर मिलेगा। ये असूल है अकाउंटिंग का, प्लीज इसको समझें। तुम आपस से लड़ाई कर लो, मतलब लड़ाई नहीं, मतलब आपस से सलाह मशवरा कर लो। मैंने बड़ी अहम बात कर ली है, आप करी जाए बात, करी जाए, कोई बात नहीं, खैर मेरी खैर कोई बात नहीं बेटा, खैर कोई बात नहीं, कर ले, ठीक है। ये बात जितनी जल्दी समझेंगे उतना बेहतर है। मतलब वही कोई 25-30% के करीब रिजल्ट आ रहा था FR1 का, FR2 में वो 40% से ऊपर क्यों चला जाता है, कॉस्ट में भी इतना बन जाता है, ठीक है ना। उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि आप लोग इसको समझ जाते हैं आगे जाते हुए। नॉर्मली FR1 पास करने के बाद बच्चे को पता लग जाता है, जिनको लग पता जाता है वो तो FR2 में जाते नहीं। तो इसको जितना जल्दी समझ लें उतना बेहतर है बेटा। कैरी फॉरवर्ड के मार्क्स नहीं कटते, मैंने बहुत सादा बात की। यहाँ पर 1 नंबर कट गया, 1 नंबर था यहाँ पर, जो दो नंबर की वजह से 1 नंबर कट गया, तो 1 नंबर मिला, 1 कट गया। अब ये गलत फिगर यहाँ पे उठाकर लिखने के मार्क्स हैं 0.25, अगर तो वो मिलेंगे। फिर ये एडिशन पर आपने उठाकर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो वो डेप्रिसिएशन में आपने रेट यूज सही किया, लाइव सही यूज की, फ्रैक्शन सही लगाया, उसके नंबर मिलेंगे। ये नहीं है कि यहाँ से कॉस्ट गलत हुई तो अगले भी गए, फिर उससे अगले भी गए, फिर उससे अगले भी गए, फिर तो यहाँ पे अगले भी ना होते, हम भी ना होते यहाँ पे खड़े हुए, फिर तो यहाँ पे कोई भी ऐसे पास होता। पेपर के अंदर छोटी सी गलती आपको क्या लगता है कि सारे के सारे मार्क्स कट जाते हैं? ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो प्लीज इसको समझें और इनको टेस्ट में अप्लाई करते रहेंगे तो आपको समझ आती रहेगी। अब जी क्या रह गया, डिस्पोजल है प्लांट का, यार डिस्पोजल भी डालना था, मैं भूल गया। चलो खैर अगली बार सही है बेटा, उसका था ना प्लांट का ही था ना, मजा आता प्लांट का भी होता जी। 492.3। अब सिर्फ क्या चाहिए मुझे, डेप्रिसिएशन इस साल की मिल जाए, तो भाई ये नोट तो मेरा प्लांट की हद तक मुकम्मल। तो नंबर 4 वर्किंग में हम क्या करेंगे, अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लेंगे फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा बेटा ऐसे करें वैसे करें, क्लास के बाद मुझसे पूछने ना आ जाना, लड़के लेकर आ जाते हैं, अगर हम ऐसे करते, अगर हम वैसे करते, और यार मेरी बला से जैसे मर्जी करें, अगर आंसर यही आ रहा है तो ठीक है ना, आंसर सही आना चाहिए। मैं कोई थोड़ी सी आजादी छोड़नी चाहिए। फॉर्मेट मैंने वो बनाया हुआ है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट, आप जैसे कंफर्टेबल हो वर्किंग करें। मैं तो उस तरतीब पे वर्किंग को लाया हुआ हूँ जो बचपन से सिखाई थी, ताकि आपको कोई नई चीज ना लगे। हालांकि मैंने वो डेट डिस्क्रिप्शन लिख ली थी, मैं छोड़ो साइड पे, ठीक है, जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑन ओपनिंग डिस्पोजल कोई नहीं, मैं एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल क्यों लिखूं। अब ओपनिंग कहां से मिलेगा हमें, नहीं ओपनिंग मिलेगा कहां से, सवाल की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। याद करो वो बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, जब हम ओपनिंग निकालने लेकिन चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड होता था, कॉस्ट चाहिए होती थी, चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता था, बुक वैल्यू बनानी होती थी, तो हम उन बचपन के दिनों में कहां जाते थे, लेजर्स की तरफ। तो वही लेजर तो है, जरा ऐसे ही बस सूखी पाउडर लगा के उनको हमने नोट में डाल दिया, ऐसे ही है ना, लेजर्स ही है। तो आपको ओपनिंग चाहिए ना, इधर नोट की तरफ जाओ। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कॉस्ट उठाओ, रेट लगाओ या लाइफ से डिवाइड करो। और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो फिर बुक वैल्यू भी यहीं से निकालो, ओपनिंग कॉस्ट और ओपनिंग एक्यूमुलेटेड एक्सपोनेंट करके, ठीक है। अच्छा अब ओपनिंग बुक वैल्यू चाहिए या ओपनिंग कॉस्ट चाहिए। 17 में अगर ये ना करते, अगर मेथड चेंज ना करते तो फिर हमें कॉस्ट ही चाहिए थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, 17 में मेथड चेंज कर दिया। अब मेथड चेंज हो गया तो अब हमें रिड्यूसिंग बैलेंस के लिए 1 जनवरी 17 पर बुक वैल्यू चाहिए।
डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट क्या कहेंगे? ड्यूरिंग 17 लिखा हुआ है ना, लेकिन आपको क्या सिखाया हुआ है? हमने साल के पहले दिन नहीं समझना है उसको। इसका मतलब यकम जनवरी 17 पर हमारा एस्टीमेट चेंज हो गया। तो यकम जनवरी 17 पर हमें क्या चाहिए? बुक वैल्यू। वो कहां पे है? ये पढ़िए, पढ़िए नहीं पढ़िए, ये दोनों को नेट करें तो 475 कॉस्ट है और 38 क्या है? 38 अक्यूमुलेटेड। इनको नेट करें तो जी 437, ये ओपनिंग बुक वैल्यू है। अच्छा, मजे की बात, सवाल इस तरह से डिजाइंड है कि आपको अगर एस्टीमेट चेंज नहीं भी आता, मतलब ये बात नहीं भी याद रहती, तब भी रिड्यूसिंग बैलेंस लगाते हुए भी काम तो यही करना था। यानी अगर हमने साल में रिड्यूसिंग बैलेंस भी लगाना होता तो पहले से चला आ रहा था तब भी यही करना था, इसी बुक वैल्यू को उठाना था 10% से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो बात समझ आई है? तो ओपनिंग बुक वैल्यू 437 है। ये 437 डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपकी मर्जी है। मैं तो जरा इसको इस तरह से लिखूंगा, ये ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल 475 माइनस 38। ये ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल आ गई। ये क्या है जी? ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल। अब कोई डिस्पोजल तो है नहीं कि उसको माइनस करना है, तो बस ये आ गई बुक वैल्यू। अभी निकाल कर आया था 400 पता नहीं कितने, 37 से कितने, 437। ठीक है, अब इस पे क्या करना है? इस पे रेट लगा दें। कौन सा रेट लगाना है? न्यू डेप्रिसिएशन रेट वुड बी 10%। कैसे निकला? हमें क्या सवाल ने दे दिया बस, ठीक है, इनटू 10%। ठीक है, बोलो 44। लेकिन अब एक और मसला भी तो आ गया, एडिशन भी तो है ना यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे भी मैं वैसे ही ना कर दूं, ये वर्किंग्स ही है, वर्किंग है, आपको पता है वर्किंग है। ये मैं चाह रहा हूँ अक्यूमुलेशन लिखने से आप परेशान हो रहे होंगे एज ऑन, बल्कि मैं ये करता हूँ 15 के साल की डेप्शन भी निकाल देता हूँ। वही बस उस साल की डेप्शन है, 15 की वर्किंग तो 16 से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल सेम कर देते हैं। इधर देखो, एक मिनट, कोई चेंज नहीं कि आप वैसे ही रखें, बस आपको थोड़ी सी और तसल्ली दे रहा हूँ कि 15 का पहले ही साल था ना। तो डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15, वो जो बचपन में हम तरतीब से वर्किंग करते थे, तो ऑन ओपनिंग। अच्छा, अभी तक देखो कोई नहीं, 15 में कोई ओपनिंग था नहीं था ना, 15 में कोई ओपनिंग था प्लांट का, बल्कि उस साल में क्या आया था? सिर्फ एडिशन। तो ऑन एडिशन, एडिशन था 475 और 25, और यकम जनवरी को ही आ गया था, इसलिए क्या था जी? 19 रुपए की डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है, अब बोलो, अब यही 19 रुपए की डेप्रिसिएशन टोटल एक्सपेंस था, और यही हमने 31 दिसंबर 15 पर कहा कि इसकी डेप्रिसिएशन यकम 16 पे यही ओपनिंग बन गई। ऐसे ही हमारे पास 16 के साल की डेप्रिसिएशन आई, सिर्फ ओपनिंग था, एडिशन कोई नहीं था। फिर 17 आया तो ओपनिंग भी है और आज एडिशन। अब जरा वो बन गई वही बचपन वाली वर्किंग, तो बोलो बोलो जी, ऑन एडिशन। डिस्पोजल तो कोई नहीं, एडिशन तो है ना, ऑन एडिशन। अब एडिशन की कॉस्ट क्या है? ये 17.3, ये वर्किंग नंबर 3 से रेफर कर दो। अब रिड्यूसिंग बैलेंस है तो इसी पर रेट लगाना है इनटू, लेकिन ये पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुई। ये कब आई है? यकम अगस्त को। जरा मैं तमीज से लिख लूं इसको, वर्किंग 3 जी 10%, और उसके बाद जी इधर देखें जी, इधर क्या, ये द प्लांट स्टार्टेड ऑपरेशन ऑन यकम अगस्त 17। भाई पेमेंट जब मर्जी करते रहो, पेमेंट का क्या ताल्लुक एसेट के रिकॉर्ड होने से? 1 रुपया भी पे ना करते, एसेट आ गया तो उसको रिकॉर्ड कर देते, एसेट डेबिट पेबल क्रेडिट। तो भाई पेमेंट का आधी पेमेंट की, पूरी की, कख नहीं की, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं होता। एसेट जब हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो उसको डेबिट करना है। जब एसेट हमारे पास आ जाता है, अगर आते साथ चल पड़ा है तो पीपी, वरना सीडब्ल्यूआईपी में भी अपना एसेट ही बनाते हैं। एसेट का आना रिकॉर्ड हो गया, पैसे पे हो या ना हो तो अलग बात होती है। ठीक है, चले छोड़े इसको जी। कितने मंथ्स? अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5/12 जी 0.7 2। अब 7 ही कर देना, एक डेसिमल ही चल रहा है ना अभी तक। चलो 0.7 कर जी, 43.7 आ रहा है। चलो वैसे फर्क नहीं पड़ता, ये भी ना करो तो चलेगा, लेकिन मैं फिर इससे डर रहा हूँ ना असल में। 0.4 को क्या जीरो करेंगे, इसलिए मैं एक डेसिमल लेके चल रहा हूँ। 0.4 को क्या जीरो करने, राउंडिंग करनी, अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं लगता। अच्छा, इसलिए एक डेसिमल, ठीक है जी। तो फिर एक डेसिमल लेकर चल रहे हो तो फिर सब जगह पे चलो। अच्छा, ये 44.4 डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर आ गया, जिसकी एंट्री होती है डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेशन। तो वो अक्यूमुलेशन के अंदर क्रेडिट करने आ रहे हैं 44.4, वर्किंग नंबर 4। क्लोजिंग बताओ 40, नहीं बेटा, इसका 82.4। अब इसमें से इसको माइनस करो, 409.9। ठीक है जी। कॉस्ट मॉडल, अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो गया और 10%। कितने बच्चों का ये बिल्कुल सही था? अच्छा, बिल्कुल सही। चलें, इसमें तकरीबन इस पूरे नोट में से कोई 5 से 6 नंबर सिर्फ इतने काम के हो चुके हुए हैं आपके। अब बाकी जो 11-12 नंबर के करीब अगर होगा तो वो रिवैल्यूएशन वाले सवाल में से आना है, तो उसमें भी जहां पे आपको मसला आना है वो डिस्पोजल में है। बाकी तो सारी चीजें वही आप वर्किंग करेंगे, ओपनिंग निकालेंगे, सारा कुछ वैसे ही कर रहे हैं, तो बहुत सारी फिगर्स तो वहां से भी। और 18 में से 9 वाला पास होता है। आपने 10-11 नंबर ले लिया, पास। ठीक है, चले आगे, जल्दी करें, हम IAS 36 कर रहे हैं, आपको अगर याद हो गया ना, याद खाली शुरू किया उसको फिर आगे चलाना है। IAS 16 तो ऐसे ही करना है, हर कुछ दिन बाद इसने ऐसे ही पूरा नोट लेके फिर आ जाना है। हम भूलने ही लगेंगे, फिर आ जाएगा। अभी तो एक्सट्रैक्ट्स की प्रैक्टिस भी करनी है। मैं कह रहा हूँ जरा नोट एक बार पक्का हो जाए। एक्सट्रैक्ट्स बनाते रहे बचपन में, लेकिन अब 55 में भी बनाने हैं ना, फुल फ्लैज चीजों के साथ नोट। ठीक है,
लेकिन उससे पहले कुछ चीजें करवाना जरूरी है। मैं एक्सट्रैक्ट के सवालों से पहले कोशिश करूंगा आपको अप्रूवल करवा दूं। 2 से 2.5 दिन मैं अप्रूवल के ऊपर लगाता हूँ, हालांकि आपने इंट्रो में पढ़ा हुआ है, लेकिन वो फिर जो पढ़ा होता है या फिर डिफरेंट जगहों से पढ़ा होता है, 2 मसाइल। एक तो पढ़ा जैसा होता है, वो अगर पढ़ा सही भी हुआ है तो मुख्तलिफ जगहों से पढ़ा होता है, सब जगहों पर सही पढ़ाया जाता है, लेकिन एक क्लास में तो एक ही तरीका हो सकता है ना। अब पूरे सेशन में मैंने अप्रूवल का एक तरीका कार लेके चलना है, तो मुझे मेरे ख्याल से एक दफा 2-2.5 दिन लगा के बता देना चाहिए, ताकि सारी क्लास जो है उसी तरीके से पढ़ जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह अप्रूवल करना है। अब ये रिजल्ट बीच में आ रहा है, खैर आप लोगों का तो है नहीं, लेकिन ये IAS 36 रिजल्ट से पहले अगर खत्म हो गया अच्छी बात है, कुछ बच्चों का है रिजल्ट, तो फिर इंशाल्लाह रिजल्ट के बाद, वैसे IAS 40 मेरे प्लान में है, लेकिन हो सकता है मैं 2 दिन अप्रूवल पे लगा के IAS 40 पे जाऊं, क्योंकि अप्रूवल इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका IAS 16 PPE, बेटा आपस में बातें कर रहे हैं, यहाँ से कुछ बच्चे कर ही जा रहे हैं, अगर IAS 16 आपका आलू है, मैंने कहा था ना आलू है, हर सब्जी में पड़ा होता है, तो अप्रूवल भी मटर के दर्जे पे पहुंचा हुआ है कि किसी ना किसी दर्जे में वो भी अक्सर जगहों पर मिक्स हो जाता है। यानी कि अगर आपका IAS 16 हर टॉपिक में मिक्स हो रहा है ना, तो तकरीबन हर टॉपिक में अप्रूवल भी मिक्स हो रहा है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस तो आपने देख ही ली, लेकिन अभी इसके ऊपर जितनी मेहनत आपने कर ली है ना, आपको इसके फायदे ही फायदे नजर आएंगे पूरे सेशन में चल के। वैसे अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जो कहता है नहीं यार IAS 16 समझ नहीं आ रही, नोट की को समझ नहीं आ रही, निकल जाए जंगलों में फिर। नहीं वैसे सही है, गुजारा हो रहा है, गुजारा 70% मार्क्स आ जाते हैं, आधे से ज्यादा सवाल सही कर ले तो सारा सही करना भी जरूरी नहीं है, खैर कोई बात नहीं, चलेगा। आ जाओ वापस पर्चे में, कोशिश पूरे की करना। मेरा एक पठान स्टूडेंट था, माशाल्लाह अभी भी है, तो मैं कहा करता था कि भाई आधा सवाल सही करना है। अब मैं उसको नोट किया कि उसके ना नंबर बस तकरीबन आधे ही आते थे, बच्चा बड़ा अच्छा था, तो मैंने कहा कि यार ये क्या कहते हैं, सर आपने कह दिया बस ये काफी है, हालांकि कर सकता था वो, तो सर आपने कह दिया ना बस आधा सवाल जब मेरा सही हो जाता मैं छोड़ देता हूँ, मैं खुदा का वास्ता जान के करता था, मैं छेड़ने के लिए करता था, लेकिन ये कि बच्चा बड़ा, मैं कहता था यार ये अच्छा बच्चा है, ये क्यों इसके मार्क्स इतने आते हैं, मतलब ये मतलब मार्क्स सिर्फ देखते हैं। तो ऐसे नहीं करना, अगर आपको सवाल आता हो तो पूरा करने में हर्ज नहीं। ठीक है, करेंगे ना इंशाल्लाह। चले जी, रिवैल्यूएशन का काम शुरू करते हैं, बैठ के मैं वर्किंग करूंगा। जी हाँ, आपको इस पे कोई एतराज है? मैंने कहा शायद हो यार। अच्छा जी, अब 1 जनवरी 15 से हमने, अब ये ग्रीन, अब ग्रीन हमने बिल्डिंग को करना है, ये सारा मामला अब चलेगा ग्रीन, जिसमें से लाल को हम इग्नोर कर सकते हैं, ये ठीक है, ये तो आपको पता है, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट सरप्लस से रिटेन अर्निंग में फेंकते हैं। अच्छा जी, एसी को क्या करना है, एसी को उतार दें, 23 पे करना है, 25 पे करना है, 28 पे करना है, ये 24 पे ही रहे, 100 ऊपर कर दें। अच्छा जी सुनिए, अब 1 जनवरी 15 से 1 जनवरी वर्किंग नंबर कौन सा बन जाएगा, वर्किंग नंबर 5 आ गए। ठीक है जी, डेट, डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब किस दिन से शुरू कर सकते हैं काम, कोई जंप नहीं लगा सकते। पहला साल 1 जनवरी को एसेट खरीदना है, 31 दिसंबर को रिवैल्यू करना है, फिर उसके बाद 16 में डेफिसिट करना है, और फिर 17 के अंदर फिर हमारा अपना साल है, 16 के अलग डेफिसिट चाहिए, 17 के अलग चाहिए, फिर 17 में डिस्पोजल भी है। तो शुरू करते हैं, कोई जंप नहीं लगा सकते। 1 जनवरी 15 पर कॉस्ट है, कॉस्ट, ये ग्रीन अब गौर करें ना, ग्रीन अब मेरी ग्रीन एडजस्टमेंट चल रही है। ठीक है, तो 31 दिसंबर 1 जनवरी 15 पर 600 रुपए की हमने बिल्डिंग्स खरीदी। ठीक है, ये बिल्डिंग्स स्ट्रेट लाइन 30 साल पर डेप्रिशिएट करनी। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल था वैसे, अब सिंपल लगने लग जाएगा। 31 दिसंबर 15 पर, लेकिन अच्छा है नोट की तरह प्रैक्टिस ना, ऐसे ब्रेक लगा के आइए थोड़ी सी। ठीक है, मतलब ब्रेक लगाई ना, बीच में IAS 36 आ गया था, फिर IAS 36 पे चले जाएंगे। फिर मैं आपको असल सवाल होमवर्क में दूंगा, अब उसके अंदर ये प्लांट वाली एडजस्टमेंट इस तरह से नहीं है, बल्कि आपकी इंपेयरमेंट, अभी पढ़ा देता हूँ ना, आपकी इंपेयरमेंट का मिक्सचर है। तो जो चूंकि आज मैंने आपको, आज भी वही करवाना है, अभी एंड पे नोट, जो एक और नोट करवाना है, कल मैंने इंपेयरमेंट करवाया था ना, तो फिर आप यही वाला सवाल जो असल में ICAP के क्वेश्चन बैंक का सवाल है, पता नहीं अब ICAP ने क्वेश्चन बैंक में छोड़ा भी है या नहीं, पढ़ाना था, मुश्किल सवाल था वैसे, तो ये आप ओरिजिनल वाला कर लीजिए, टेस्ट वाला मैंने करा दिया, तो ओरिजिनल वाला आप एक और कर लेंगे, बाकी सब सेम है, सिर्फ प्लांट में थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, डेप्रिसिएशन करेंगे 600 डिवाइडेड बाय 30। जी आंसर, कोई मसला जरूर है आज इधर इस मोहल्ले में ना, कोई मसला जरूर है सारे मोहल्ले में। अच्छा जी बेटा 20, बुक वैल्यू 500 टू सी। ओके, उसके बाद कुछ नहीं, 16 में भी डेप्रिसिएशन कर दो, कैसे है? ओके, 31 दिसंबर 15 पर एक लाइन खाली छोड़े, रीवैल्यूड अमाउंट लिखें। अब ये तो बस ही हो गई है कर करके, है ना, रीवैल्यूड अमाउंट 7 जाग 100 जी, ऑन 31 दिसंबर 15 वॉज 700 मिलियन। ठीक है जी, 700 मिलियन जी। सरप्लस आ गया 120 का, तो 120 का सरप्लस आपने सरप्लस के कॉलम में लिख दिया। ठीक है जी, और अब आपका ईयर एंड हो गया। पहले पूरी वर्किंग कर लेना। अच्छा, फायदा हुआ था ना वो नोट जो आपने डिस्पोजल के साथ बनाए थे। अभी आज मिड ऑफ द ईयर, अगर टाइम, काम बहुत कुछ करने वाले हैं ना, 20 सवाल के बाद मेरा दिल IAS 36 को थोड़ा सा, क्योंकि IAS 36 थोड़ा ही भूलना है, उसका एक सवाल और करूंगा, वो जो आपको दूसरा होमवर्क में दिया था, लेकिन उसमें नोट बनाऊंगा, और नोट के अंदर आपको कहा था इंपेयरमेंट का अलग सेक्शन अवॉइड करने का तरीका सिखाऊंगा, अगर आप करना चाहें तो थोड़ी सी, तो प्रैक्टिस भी साथ हो जाएगी थोड़ी सी और। ठीक है, उसके बाद फिर कल हम इंशाल्लाह रिवैल्यूएशन मॉडल वाले एसेट को भी इंपेयरमेंट से गुजारेंगे कल, लेकिन आज नहीं, वरना बदल नहीं हो जाएगी। अच्छा जी, अब क्या करें,
अब भाई 15 इज एंडेड, 15 की डेप्रिसिएशन हो चुकी, अब 15 में ईयर एंड पर अगर रीवैल्यू किया तो क्या फिर डेप्रिशिएट करें? पागल नहीं है आप, ठीक है, आप पागल नहीं है, हालांकि आप कहते सारे पागल यही है पर आप पागल नहीं है, चले ठीक है। अच्छा जी, सुने, डेप्रिसिएशन के साथ डेट ना लिखना बहुत बचत करा देता है अक्सर चवल मारने से, ठीक है। डेप्रिशिएट करेंगे आप रीवैल्यूएशन के बाद रीवैल्यूड अमाउंट को, और डिवाइड करना है उसको रिमेनिंग लाइफ से, और रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे डेट ऑफ रीवैल्यूएशन पे खड़े होकर, यानी 31 दिसंबर 15 पे, और 31 दिसंबर 15 तक एक साल गुजर चुका। ओरिजिनल साल थे लाइफ के 30, एक गया तो बच गए 29, ठीक है जी। तो ये रिमेनिंग लाइफ आपने निकाली 29। अब अशर के साथ आपको पता है नशर भी होना चाहिए, ठीक है जी। तो डिवाइडेड बाय 29 120 को भी करना, पूरा साल डेप्सिट करना। अब ये है 2016 की डेप्रिसिएशन, ऐसा ही है हाँ, लेकिन डेट मैंने लिखी थी, बोलो 24 और 4 तो 31 दिसंबर 2016 पर ये डेप्रिसिएशन आ गई, और 31 दिसंबर 16 की बुक वैल्यू हम निकाल लेंगे जी 676 और 116, ठीक है जी। चलें आगे। अच्छा, उसके बाद जी अब 16 में तो कुछ नहीं हुआ ना है, और तो 16 में क्या होना था, डेप्थ नहीं हुई है, 16 गुजर गया, 16 के एंड पे तो रिवैल्यूएशन नहीं है। अब 17 में एंटर हो जाएं, अब 17 में एंटर हो गए हाँ, 30 जून 17 पर डिस्पोजल पहले आ गया, फिर जाकर कहीं बकाया बिल्डिंग्स क्या होंगी, रीवैल्यू, बड़ी मुसीबत पड़ गई है। तो चलो कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेंगे, हम अपनी तरतीब पे चलते हैं। हम 31 दिसंबर 17 वाली रीवैल्यूएशन को एक बार साइड पे करते हैं। सिंपल, जिस साल में ये डिस्पोजल होता था तो क्या करते थे, डिस्पोजल का दिन क्या है, 30 जून 17, तो हम डिस्पोजल के दिन तक पहले क्या करते थे, डेप्रिसिएशन निकालते थे डिस्पोज होने वाली बिल्डिंग की, 6 महीने की निकलेंगी, वर्किंग नंबर अब 6 बन जाएगी, वर्किंग 2 होती थी हमारी, ये नहीं कि मैं सबसे पहले ये वाली बिल्डिंग वाली वर्किंग करता, तुम्हारी वर्किंग 2 ही बननी थी, बताना था ना यार। उसके बाद क्या करते थे, और उसके बाद हमने बुक वैल्यू यहां से निकालनी होती थी, बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, और ये भी हमारी उसी वर्किंग में से ही निकल आया करती थी, वर्किंग 6 अभी बनाएंगे। और उसके बाद हम करते थे हाँ 31 दिसंबर 17 पर फिर डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग बिल्डिंग्स निकालते थे, तो ये उससे अगली वर्किंग अलग से करते थे, यहाँ जगह नहीं थी, यहाँ पे हो सकता है सारा काम, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद ना बच्चों 31 दिसंबर 17 पर जब हम पहुंचेंगे, जो वो बुक वैल्यू ऑफ रिमेनिंग बिल्डिंग्स पड़ी होगी, तो उसको फिर हम रिवैल्यू करेंगे। रिमेनिंग नहीं, 31 दिसंबर 17 पे जो पड़ी है वही रिवैल्यू होंगी ना, 30 जून 16 17 पे जो निकल गई है वो भी रिवैल्यू होनी है, जो बिल्डिंग पड़ी होंगी वही होंगी ना, तो पहले वहां पहुंचेंगे, उसके आगे काम सिंपल ही, ठीक है। तो मसला अब सिर्फ क्या रह गया है, हमें अपनी पुराने तरतीब वाली वर्किंग्स को जरा करना है, ठीक है। ओके, तो शुरू करें काम। अब क्या सिखाया था आपको, क्या सिखाया था जी, अगर डिस्पोजल आ जाए तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, नहीं वो तो निकालेंगे, क्या करेंगे, क्या उसमें, नहीं आपको याद नहीं आ रही बात, क्या करेंगे जी भाई, जो डिस्पोजल है उसको अलग से वर्किंग में लेके आएंगे, और उसको लेटेस्ट रिवैल्यूएशन जो लास्ट रिवैल्यूएशन हुई है, यानी 31 दिसंबर 17 उससे ऑनवर्ड्स लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमने वर्किंग नंबर 6 ओपन की, जिसमें हमने क्या निकालनी है जी, डेप्रिसिएशन एंड बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। ये किया हुआ काम कई दफा, लेकिन इस वक्त से डराता था। वक्त कौन सा, कि जब आपका एसेट रीवैल्यू हो रहा है 15 में और 16 में डेप्रिशिएट होकर आगे 17 में जा रहा है और फिर जाकर डिस्पोज हो रहा है, जबकि हमारे साथ ये होता था जिस साल में सवेरे रीवैल्यू करते थे उस साल के दौरान ही, ठीक है ना, तो आसान काम था, लेकिन इसके लिए तैयार करता था आपको, बताया करता था आपको, लेकिन आप थे कि आप तो मानते ही नहीं थे। तो डेट, डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग्स, बिल्डिंग है, रीवैल्यूएशन सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस तो इसका है कोई नहीं, लेकिन चलो थोड़ा सा ना आगे ले आते हैं, वर्किंग जरा होती है, ठीक है। चलो अच्छा जी, अब शुरू करें जी काम, किस दिन से शुरू कर दें। अब मेरा मशवरा है 31 दिसंबर 15 पर रीवैल्यूड अमाउंट है, वो 31 दिसंबर 15 लिखूंगा ना, रीवैल्यूड अमाउंट जहां लिखा हुआ है। अब रीवैल्यूड अमाउंट जो है हम निकाला करते थे, आपको याद होगा, हम कहते थे जी ये 700 सब की है, तो अगर ये 10 है तो डिवाइड बाय 10 करो और 2 3 अलग कर लो या एक अलग कर लो, लेकिन आज उसने कहा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, मैं आपको अलग से बताता हूं। इट वाज, ये पहले यहां से पढ़ा, यहां से पढ़ा, ये यहां से कहानी चल रही, ऑन 30 जून 2017 आ बिल्डिंग हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 66 वाज सोल्ड, ऐसा ही है। इट वाज लास्ट रीवैल्यूड एट 87, ठीक है, इतनी सी बात बस मेरे काम की, ओके। अब लास्ट रीवैल्यूड मतलब 700 मिलियन में से इसका कितना, इसकी कितनी अमाउंट है, 87, ठीक हो गया तो मसला। अच्छा, अब ये बिल्डिंग की ओरिजिनल कॉस्ट जितनी भी थी, हमें उससे क्या लेना देना, कोई है, हमें उसकी जरूरत है, इससे एक स्टेप ऊपर वर्किंग को करना पड़ेगा हमें, आज ये भी मजबूरी है, क्योंकि हम, अच्छा वैसे मैंने अपने असूल के हिसाब से 31 दिसंबर 15 लिखा, पर मसला क्या है, मसला ये है कि 87 तो रीवैल्यूड अमाउंट है, सरप्लस कितना है ये निकालना भी इस बिल्डिंग का जरूरी है, और गिवन है इस बिल्डिंग की कॉस्ट, तो कॉस्ट को तो कंपेयर नहीं कर सकता मैं 87 से, मुझे तो चाहिए 31 दिसंबर 17 पर
बुक वैल्यू उसको कंपेयर करूंगा 87 से, तो हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा। तो इसके कई तरीके हो सकते हैं जी। यहीं पर खड़े खड़े मैं बुक वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, क्या कहते हो? ये एक बल्कि ठहरो, मसला क्या हो गया समझ आया? मसला क्या हुआ समझ आया? मुझे सरप्लस की अमाउंट चाहिए थी, वो गिवन नहीं थी। गिवन होती तो मैं अपनी आज भी बात पे कायम हूं। मैंने 31 दिसंबर 15 से ही वर्किंग शुरू करनी थी, क्योंकि आज तक सवाल ऐसे होते थे कि सरप्लस की अमाउंट अलग से निकाल लो, सरप्लस की अमाउंट अलग से निकाल लो और यहाँ पर लिख दो, मुझे उससे भी कोई मसला नहीं है, ठीक है, ताकि आपकी ये वर्किंग बराबर है। ये ना समझे ना आपके ये क्या हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे 31 दिसंबर 15 ही लिख रहा हूँ और बुक वैल्यू लिख रहा हूँ। और बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? 66 में से माइनस कर देंगे 66 डिवाइड बाय 30। ये क्या किया मैंने, बताइए जी क्या हुआ? ये क्या होता है जी? बुक वैल्यू कैसे निकलती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब कॉस्ट कितनी थी इस बिल्डिंग की जो बिकी है? 66 है ना, तो इसको 66 में से माइनस करना है हमने इसकी 31 दिसंबर 15 तक की डेप्रिसिएशन। अब ये खरीदी कब थी? खरीदी कब थी? यकम जनवरी 15 को बाकियों के साथ ही, तो इसको डिवाइड करो। अब यही इसकी एक साल की डेप्रिसिएशन है जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इसकी टोटल, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किसी ईयर्स के साथ करने की जरूरत नहीं है। अगर 2 साल पहले खरीदा होता तो कर देते, 3 साल पहले तो 3 साल से कर देते, ठीक है। तो ये डिवाइड बाय 25 होगा, 30 सॉरी, ठीक है जी। तो ये जनाब हमारी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड है, एक साल की थी, बताओ जी 63.8, ठीक है। अच्छा, अब ये 63.8 आ गया और रीवैल्यूड अमाउंट 87 है। अब दोनों को कंपेयर करके सरप्लस। अच्छा, अगर आप अलग से सरप्लस निकालना चाहो तो बेशक निकालो, मुझे कोई मसला नहीं, क्योंकि आपकी आदत क्या है, लेटेस्ट रिवैल्यूएशन के दिन से मैंने वर्किंग शुरू करनी है, तो ठीक है। मुझे असल में क्या चाहिए, इधर देखो, मुझे ना असल में मसला किससे हो रहा है? मुझे मसला ये हो रहा है कि इस सरप्लस के सामने जो इस रीवैल्यूड अमाउंट के सामने जो सरप्लस की अमाउंट होती है वो रेडीली अवेलेबल नहीं है। आज से पहले क्या करते थे, टोटल सरप्लस को डिवाइड किया जितनी बिल्डिंग है जो, यानी कि बेसिस उस तरह की होती थी ना सवाल में। तो आज भाई उसने अलग से कॉस्ट दे दी, अगर अलग से कॉस्ट दे दी तो अलग से रिवैल्यूएशन सरप्लस निकालना पड़ेगा। हाँ जी, समझ आई बात की? ये किसको समझ नहीं आया? चले तो फिर ठीक है, काम हो गया, आपका समझ आ गया। तो बताओ जी 31 दिसंबर 15 पे ये जो लास्ट रिवैल्यूएशन हुई थी जिसमें ये रिवैल्यू होकर 87 पे गया था, तो इस बिल्डिंग का सरप्लस, इस बिल्डिंग का स्पेसिफिकली सरप्लस कितना था? 23.2, ठीक है जी। तो ये 23.2 ये सरप्लस के कॉलम में आप लिखें, और ये असल में मुझे चाहिए थी यहां पर फिगर। असल में तो मेरा दिल यही था, यहां से ही शुरू करने का दिल था मेरा। सवाल मैंने यहीं से, वर्किंग मैंने यहीं से शुरू करनी थी, पर मुझे मसला कहां से आया, मेरे पास सरप्लस नहीं था। तो सरप्लस कहीं अलग से निकाल लें, मुझे मसला नहीं है, 23.2 कहीं भी निकाल लें, ये निकाल के अलग से यहां पे लिख दें, तो यहीं से वर्किंग स्टार्ट करें। आपकी वर्किंग यहां से स्टार्ट हो सकती है। 87 उसने दे दिया था, 23 या 2 अलग से वर्किंग में कर लें, मुझे कोई मसला नहीं, ठीक है, सही है। चलें आगे। अच्छा, अब 16 में क्या करना है जी, इसको डेप्रिशिएट करना होगा। डेप्रिसिएशन रिवैल्यूड अमाउंट को करते हैं रिमेनिंग लाइफ पर, तो वो सारी बिल्डिंग्स वाली ही इसकी भी हालत है ना। तो 31 दिसंबर 15 तक एक साल गुजर गया, रिमेनिंग 29, लेकिन ये तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकलेगी। इनका मसला ही तो यही है। अच्छा, ये पूरा साल ही होना, सॉरी ये पूरा साल ही है, ठीक है। और 23.2 भी पूरा साल, क्योंकि ये तो इस साल में बिका ही नहीं। बोलो भाई 3.8 जी। नेक्स्ट 82.5, 84, हाँ सही कह रहे हैं वैसे बच्चे, मैंने आपको कर देखा 84 और 22.4, ठीक है जी, बुक वैल्यू वाला। अब ये 31 दिसंबर, तो ये नया चेंज था, सिखाया जो था उससे एक स्टेप आगे बात चली गई, ठीक है। और ऐसे ही होता है, आपने इसी की जबानी कलामी तो मैं कहता रहा था, ध्यान करना, ये करना, वो करना। अब देखो बड़ी सादा सी बात है, आपको ये ना लगा करे कि हम दोबारा क्यों ये काम कर रहे हैं, दोबारा नहीं कर रहे। हमने असल में डिस्पोजल की वर्किंग अलग की है। देखो ये 600 की कॉस्ट है, चलो यहां से कहानी शुरू करते हैं। ये 580 जो बुक वैल्यू है, इस बुक वैल्यू में इस डिस्पोजल की बुक वैल्यू कितनी पड़ी है? 63.8, बिल्कुल ठीक है। फिर ये 120 का जो सरप्लस आया है, इसमें से इसका 23.2 का सरप्लस है, पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। फिर ये 16 की जो डेप्शन हुई है पूरी 24 रुपए की, इसी के अंदर इसके 3 रुपए की डेप्शन भी पड़ी है, कोई मसला नहीं है ऐसा, ठीक है। मैं तो वर्किंग इसलिए कर रहा हूं कि अब मुझे 17 के साल के अंदर अलग से 6 महीने की डेप्शन मिल जाए इसकी, और इसके बाद इसकी बुक वैल्यू मिल जाए। तो वर्किंग मैंने एक तरह से रीडू की है, ये सारी बिल्डिंग्स और ये डिस्पोज होने वाली बिल्डिंग, तो कोई इससे मसला तो नहीं हो रहा। चलें आगे। लो जी, अब हमारा सवाल आता है। तो ये थोड़ा सा मसला था, आज से पहले जितने सवाल किए थे रिवैल्यू हुआ, साथ ही बिक गया। यहाँ पे 15 में रिवैल्यू हुआ, 16 में कुछ नहीं हुआ, फिर 17 में जाके बिक गया, ये मसला था, ये थोड़ा सा मसला था बस, और कुछ नहीं। चलें जी, पार्ट 2 शुरू करना है, कर लें।